तो हेलो बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं डे 7 यानी सर्कुलर मोशन का टॉपिक। और सर्कुलर मोशन से लास्ट ईयर अपना कितना 4 प्रॉब्लम आया था। तो इस साल अब 4 तो नहीं एक्सपेक्ट करो, हाँ 1 या 2 आप मान करके चलो कि सर्कुलर मोशन से रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और बड़ा आसान सा है, आपको जल्दी से समझ भी आ जाएगा और सवाल भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज से, नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे होगे, अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे चैप्टर अब हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मेजर नेक्स्ट वीक के अंदर मैं मॉडर्न फिजिक्स रखूंगा, उसको जबरदस्त प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और ये तो खैर आपको नेक्स्ट वीक में ही बताऊंगा कैसे करके क्या करना है। फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने देनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब सर्कुलर मोशन के अंदर पहले बेसिक एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने वही ट्रेंड बेसिक से एडवांस तक चलते हैं। तो लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन, तो हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के बीच के कई सारे रिलेशन है। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहां से यहां तक गया और थोड़ा सा एंगल स्वीप करके गया, तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स और थीटा के बीच का, अगर थीटा स्मॉल है, के बीच का अगर हम रिलेशन लिखें तो हमारे पास सिंपल सा रिलेशन आ जाता है, एक्स इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ना लिखते हुए मैं थीटा लिख रहा हूं, तो एक्स इक्वल्स टू आर थीटा। ये हो गया लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन, जहां थीटा को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो डिग्री या रेडियन होता है। ओके, दूसरा नंबर पर हमारे पास आता है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब पहले एंगुलर वेलोसिटी समझ लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अभी आप सीख चुके हो क्योंकि कई बार मैं इस एवरेज टर्म को यूज कर चुका हूं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाय डी टी। कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी मैं आपको सिखाता हूं इसको। अच्छा, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन तो वो होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जहां v को बोलते हैं हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म अगर इसका देखोगे तो इसका जो वेक्टर फॉर्म रहता है वो रहता है v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब इस वक्त आपको ये तो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ओमेगा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ओमेगा ऊपर की तरफ जाएगा, बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो ओमेगा नीचे की तरफ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ओमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ रहेगा। अब जैसे मैं आपके सामने घुमा रहा हूँ, बॉडी यूं करके घूम रही है तो ओमेगा आपकी साइड आ जाएगा, बॉडी इस तरीके से घूम रही है तो ओमेगा मेरी साइड आ जाएगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन आप अपना क्रॉस प्रोडक्ट से या अपना राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो और बड़े इजीली आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ओमेगा कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये अभी मैं बताता हूं। और हमारे पास एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इस साल का रहेगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, वो इसके जस्ट बाद में स्टार्ट करूंगा। तीसरा आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आप सब जानते ही हो, रेडियन पर सेकंड होता है, या फिर उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड भी दे देता है। रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो भी हम आगे देख लेंगे जैसे जैसे कन्वर्जन आएंगे। तो अब हमारे पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी या फिर डी ओमेगा बाय डी टी। और इसको और जैसे हम लोग वहां काइनेमेटिक्स के अंदर एक्सेलरेशन लिख सकते थे, वैसे यहां पर इसको और थोड़ा प्रिसाइजली लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए अल्फा को निकालने के। अब रिलेशन, दो रिलेशन होता है ए टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर टाइम्स अल्फा। वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ए टी वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये हो गया हमारा लीनियर और एंगुलर वेरिएबल के बीच का रिलेशन। अब हम पहला टॉपिक पकड़ते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर चलते हैं। तो देखो इसका कंसेप्ट सीखो। तो कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, गड़बड़ करते हैं, इसलिए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कभी समझ ही नहीं आया। तो कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अब तरीका ये है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कि किस हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है। जैसे ये पेन मेरे चारों तरफ से यूं करके जा रहा है, तो इसको देखने के लिए मेरे को कंटिन्यूअसली अपनी गर्दन चेंज करनी पड़ रही है। तो किस रेट से यहां पर हम इसकी एंगुलर पोजीशन को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका यहां पर थ्योरेटिकल मीनिंग देखो, जैसे ये पार्टिकल इधर साइड पर मूव कर रहा है और हम इसको v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हम इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें इस पॉइंट O के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले आप जिस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो उसको पकड़ करके ज्वाइन करो, ये इसकी रेडियल लाइन कहलाती है। अब आप
जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के कंपोनेंट करो, और ये कंपोनेंट हमारे दो जगह पर होते हैं, दो एक्सिस पर होते हैं। एक एक्सिस कहलाती है रेडियल एक्सिस जो कि आर वाली लाइन को ज्वाइन करती है, दूसरी एक्सिस कहलाती है टेंजेंशियल एक्सिस। तो अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे उसके लिए हमें चाहिए होगा एंगल। तो एंगल मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट्स से दैट ये एंगल थीटा है, तो इधर साइड जो रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा वी आर, दैट विल बी वी कॉस थीटा, और इधर साइड जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा वी टेंजेंशियल, दैट विल बी वी साइन थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ वो निकालने का तरीका हो गया वी टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय आर। तो ये ध्यान रखना, वी टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय आर करने पर अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये वी का लाइन ऑफ एक्शन ज्वाइन किया, दाएं से परपेंडिकुलर डाला, अरे भाई वो नहीं आएगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल यहां पर है, आप यहां की एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, आंसर नहीं मिलेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का प्रॉपर तरीका यही है, ज्वाइन करो, वेलोसिटी के कंपोनेंट करो, टेंजेंशियल वेलोसिटी पकड़ो और ओमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो वी टेंजेंशियल बाय आर, आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, वी टेंजेंशियल की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, तो ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आई। इस पे प्रैक्टिस के लिए मैंने टेस्ट में तो क्वेश्चन रखे ही हुए हैं, वो तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको टेस्ट के अंदर मिलेंगे, इसलिए वो टेस्ट स्पेशल है, बाकी आपको मतलब भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये कहता है ये पी पॉइंट है और पार्टिकल वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है, दूरी इसकी आर है, और यहां से एंगल हमें सीधे सीधे दे रखा है 30 डिग्री। कहता फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट ओ। तो कैसे निकालोगे, सिंपल वी के कंपोनेंट करो और काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप वी के कंपोनेंट करोगे, जो रेडियल कंपोनेंट है वो किसी काम का नहीं, वी कॉस 30 ये बेकार हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे काम में आ गया, दिस इज इक्वल्स टू वी साइन 30, और ओमेगा का वैल्यू हमारे पास आ गया वी साइन 30 बाय आर, दैट मीन्स रिजल्ट हो गया v बाय 2r। तो ये हो गया एक आसान बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ओमेगा निकालने का तरीका। हाँ, इसको तो मत एक्सपेक्ट करो कि ये आएगा, ये तो बस सिखाना था इसलिए मैंने सिखाया, जो आएगा वो ये है, ठीक है ना। ये सवाल, ऐसा सवाल आप छोड़ के आते हैं, क्यों? क्योंकि देख कर डर लगता है, अरे यार ऐसा कैसे करें। तो हेडिंग है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, हम एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। मतलब दो पार्टिकल हैं, वी और वी से चल रही है, उनकी लाइन ज्वाइनिंग है, इनके बीच का सेपरेशन r है। तो अब हमें निकालना है कि अगर हम एक पॉइंट पर बैठ करके दूसरे को देखें तो किस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूमता हुआ नजर आएगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो तरीका ये होता है कि पहले आप इन वेलोसिटी के कंपोनेंट करो। तो इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट दोनों के हमने कंपोनेंट किए, कंपोनेंट करके मेरे को मिल गया ये बीए का पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर। अब रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करो। रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर बैठ जाओ। जैसे ही किसी एक पॉइंट पर बैठोगे, ठीक है ना, अब ये मेरा रिलेटिव मोशन का तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास। रिलेटिव मोशन प्रैक्टिकल होता है कि आप जिस चीज पे बैठ जाओगे उधर से दूसरी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देंगी। ट्रेन में बैठोगे तो पेड़ पौधे उल्टे जाते हुए दिखाई देंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, जिस चीज पे बैठो उसकी वेलोसिटी उठा करके उल्टी ट्रांसफर कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दो। तो मैंने क्या किया, ए पर बैठे तो वी ए पैरेलल ट्रांसफर हुआ, राइट की तरफ था तो लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हुआ, इसमें ऐड हो गया। वी ए परपेंडिकुलर नीचे था, ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुआ, और ये दोनों भी आपस में ऐड हो गया। और ये एडेड कंपोनेंट हमें और कुछ नहीं, ये हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहा है। अब ओमेगा निकालने का हमारा वही तरीका, वी टेंजेंशियल बाय आर किया, वी टेंजेंशियल की वैल्यू हो गई वी ए परपेंडिकुलर प्लस वी बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। ये है एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। इस तरीके का प्रॉब्लम आपकी ग्रिप में होना चाहिए। अब आप देखो नेक्स्ट, इस पे बेस्ड परफेक्ट प्रॉब्लम। ये कह रहा है टू मूविंग पार्टिकल P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट एट इंस्टेंट P चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से एट 30 डिग्री। तो P की वेलोसिटी आपको दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। Q की वेलोसिटी दे रखी है आपको 6 मीटर पर सेकंड, और एंगल इसका भी आपको दे रखा है 30 डिग्री। दोनों के बीच का सेपरेशन हमें 10 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। मतलब Q पर बैठ करके P की क्या एंगुलर वेलोसिटी दिखाई देगी, हमें वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, P पे बैठ के Q को घूमता हुआ देखो या Q पे बैठ के P को घूमता हुआ देखो, ओमेगा दोनों से सेम आएगा, बस खाली सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हमें कहां पर बैठना है, Q पर बैठना है, पर बैठने से पहले हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ इसके कंपोनेंट किए, cos 30 sin 30 cos 30 sin 30। ऑलरेडी मैंने रिजॉल्व कर लिया, इधर आ गया 4√3, इधर आ गया 4, सिमिलरली 3√3 और 3। अब चल के Q पे बैठ गए, बैठते ही सारी चीजें अपोजिट करके हमने ट्रांसफर करी, और जैसे ही हमने ट्रांसफर करी तो ये जो चीज थी इसमें जाकर के ऐड हो गई, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी इसमें ऐड हो गई,
टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें जो चाहिए थी वो मिल गई 7 हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली, डिवाइडेड बाय हमने r किया तो v टेंजेंशियल बाय r करने से हमारे पास ओमेगा रिलेटिव आ गया। तो आप जल्दी से बताओ समझ आया या नहीं आया, और इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, छोड़ना किसी सवाल को नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन का था। ये भी बताना आपको आता था या नहीं आता था, नहीं आता था तो कुछ नया सीखने को लास्ट मोमेंट पे आपको मिल गया। तो ओमेगा रिलेटिव आपके लिए एक इस साल का एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। फिर से इसके अंदर मैं बहुत सारे रास्ते आपको डेवलप करके दे दूंगा, बहुत सारी ट्रिक आपको आज पता चल जाएगी और कई सारे काम के सवाल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो अब हम आते हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो जो दो तरीके के कॉमनली एक्सेलरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अच्छा, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यही बन जाएगा फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नेट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जो चीज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, लास्ट लेक्चर में आप पावर पढ़ के मेरे से आए हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। दिमाग इधर रखना, चीजें सेट करते रहना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो पावर कितनी होती है? बताओ मेरे को, पावर कितनी होती है या जीरो होती है? तो पावर का वैल्यू हमारे पास जीरो होगा क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जब पावर पढ़ा रहा था तो उस वक्त वहां पे भी आया था ये टर्म, और ये आज यहां पर भी आपको मिलेगा, और ये फिर से हमारा दूसरा काम का प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पावर नहीं देती, कोई वर्क नहीं करती। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल करता क्या है भाई? तो जब तुम पावर देते नहीं, जब तुम वर्क करते नहीं, वेलोसिटी के साथ तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो तुम किस काम के? वो कहता है हम बहुत काम के, हमारा काम है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाते रहना और गोल 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 अपने चारों तरफ घुमाते रहना, बस उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना, मैग्नीट्यूड को टच भी ना करना। तो दिमाग में सेट करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब आता है दूसरा एक्सेलरेशन। दूसरे एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी के पैरेलल होता है या फिर एंटी पैरेलल भी हो सकता है। एक्सेलरेशन है तो पैरेलल, रिटार्डेशन है तो एंटी पैरेलल। अब क्या करेगा ये? अब क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल है तो पावर भी देगा, वर्क भी करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा, सारे काम करेगा। तो इसका काम है v के मैग्नीट्यूड को चेंज करना और इसका काम है v के डायरेक्शन को चेंज करना। तो अब सर्कुलर मोशन के अंदर दो तरीके के एक्सेलरेशन हमने समझे, कौन कौन? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का काम है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, टेंजेंशियल का काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। पहले इतना समझ आ गया? ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो खैर आपको सबको आता ही है, उसमें कुछ नया मेरे पास भी नहीं है, v स्क्वायर बाय r होता है या r ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी आप देख के आए, r अल्फा या फिर dv बाय dt। अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं, बट एक बार और चीजें समझ लो। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लें तो ये इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन होता है। इस नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पैरेललोग्राम बना करके सॉल्व कर सकते हो, और इस नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व कर रहा हूं। तो पाइथागोरस लगा के मेरे पास आ गई अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। जैसे ही नेट एक्सेलरेशन आया तो हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली। tan थीटा की वैल्यू हो गई 80 बाई AC। tan थीटा यानी थीटा हुआ रेडियल एक्सिस से एंगल। अगर टेंजेंशियल एक्सिस से निकालना है यानी इस एक्सिस से निकालना है, उल्टा कर दो, AC बाई 80 कर लो। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके मेन पार्ट पर। ये तो थी कहानी, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट आप तब सीख पाओगे जब यूसीएम और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट उससे पहले ये प्रॉब्लम देख लो, आपके बेसिक ठीक ठाक हो जाएंगे। कहता है इफ AR एंड AT रिप्रेजेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कुलर इफ। तो सर्कुलर मोशन कब होगा? अच्छा, सेंट्रीपिटल को रेडियल भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मोशन सर्कुलर तब होगा, सेंट्रीपिटल तो होना ही चाहिए, टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर टेंजेंशियल हुआ तो स्पीड चेंज होगी, नहीं हुआ तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बस इतना ही अंतर होगा। पर AR कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए सर्कुलर मोशन में। तो पहला वाला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि AR जीरो है, इसलिए ये कट गया। दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि AR की वैल्यू यहां पर भी जीरो है। तीसरा AR नॉन जीरो, भाई ये फिट बैठ रहा है। अब इसमें 80 जीरो है, तो 80 जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। ये स्पीड कांस्टेंट वाला सर्कुलर मोशन हो गया। इसमें 80 नॉन जीरो है
तो स्पीड जो होगी वो वेरिएबल हो गई, यानी इसमें स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होगी। जैसे एग्जांपल दूं, आपने फैन स्विच ऑन किया, क्या होगा, फैन की स्पीड बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद जाकर के स्पीड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब तक स्पीड बढ़ेगी तब तक एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को क्या करा रहा है, चेंज करा रहा है। जहां स्पीड कांस्टेंट हो गई, AT 0 हो गया। ये हमारा मेन पॉइंट रहता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब देखो, दो तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। पहले हम यूनिफॉर्म पर काम करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल। ये बात ध्यान रखना, किसी भी सर्कुलर मोशन में जब आप घुस रहे हो, कोई भी सर्कुलर मोशन का सवाल सॉल्व कर रहे हो, पहले दिमाग में ये सेट करना है कि हम जिस सर्कुलर मोशन को डील कर रहे हैं वो कौन सा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, फिर हमारा रास्ता आगे बढ़ता है। तो हमें सर्कुलर में ऐसे ही नहीं भिड़ जाना, हमें पहले सर्कुलर में आइडेंटिफाई करना है यूसीएम है या NUCM है। आप सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। सिर्फ एक फोर्स होती है, मास से मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नेट फोर्स होता है, ये आप ध्यान रखना, ये अभी आपको आगे सीखने को भी मिल जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा मैंने बताया वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ना पावर देता है, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है, ना स्पीड चेंज करता है। तो यूसीएम की पहचान एक शब्द में होती है कि यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो आपने फैन ऑन करा, अभी स्पीड उसकी बढ़ रही है, थोड़ी देर बाद स्पीड हो गई कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो फैन यूसीएम के अंदर है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। बात अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए, यूसीएम की पहचान स्पीड कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मेरा सर्कुलर मोशन को सॉल्व करने का तरीका अब मैं आपको देने जा रहा हूं, अब सुनते जाना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, मजेदार तरीका है। देखो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके अंदर जीरो नहीं होता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है, टेंजेंशियल और अल्फा जीरो होते हैं। ये बाकी मैंने पूरी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। नेट फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सिर्फ एक ही फोर्स होती है। अब आगे की स्टोरी सुनो। अब मेरा तरीका क्या है, जैसे ही ये पेन है, मान लो मेरे चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अब इसको देखने के लिए आपको अपनी गर्दन पूरी यूं करके घुमानी पड़ रही होगी, दिमाग खराब हो जाएगा। बेस्ट तरीका है कि अगर हम इसकी एक्सिस पे बैठ जाएं और इसके साथ घूमें, तो ऐसे में ये पेन हमें एक जगह रेस्ट पर नजर आएगा और हम बड़ी आराम से फोकस कर पाएंगे। और हमारा एम भी तो एक ही है ना भाई, एक जगह एक टाइम एक जगह पर फोकस रहना चाहिए। तो हम अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस पर लगा करके उसको वर्कआउट कर लेंगे। तो मेरा तरीका यही है कि किसी भी सर्कुलर मोशन को सॉल्व करना है, पहले जाकर के उसकी एक्सिस पे बैठ जाओ, ठीक है ना। जैसे ही एक्सिस पे बैठेंगे, अब अगला कंसेप्ट देखो, तो जाकर के एक्सिस के ऊपर बैठ जाओ। जैसे ही आप एक्सिस पे बैठे, क्योंकि आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हो, तो आपको सबसे पहले सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और वो लग गई बाहर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन था अंदर की तरफ। इस सूडो फोर्स का फॉर्मूला MAC हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। AC की वैल्यू डाली V²/R या mR ओमेगा स्क्वायर। इसी सूडो को हम नए नाम से जानते हैं और इसका नया नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल किसे देखेगा, सेंट्रीफ्यूगल यानी सूडो किसे देखेगा, जो एक्सिस पे बैठेगा। सेंट्रीपिटल किसे देखेगा, जो ग्राउंड से देखेगा, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, कहां से देख रहे हो, ग्राउंड से देख रहे हो, क्योंकि आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको सेंट्रीपिटल दिखेगा। मैं इसकी एक्सिस पे बैठ गया, मेरे को क्या दिखेगा, सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। तो फैन आपने ऑन किया, फैन की स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई। थोड़ी देर बाद फैन कौन से सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म। और फैन के ऊपर कौन सी फोर्स आपको दिखाई देगी, तो जवाब है सेंट्रीपिटल, क्योंकि पंखे के ऊपर जाकर के थोड़ा ना लटक गए हो तुम, ठीक है ना, तुम तो बैठ करके नीचे ग्राउंड से ही देख रहे हो ना। तो फिर सेंट्रीपिटल उसको दिखाई देगा जो ग्राउंड से देखेगा। सेंट्रीफ्यूगल, यानी हम सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोले, एक नया वर्ड क्यों यूज करें, हम सूडो में कंफर्टेबल, हम सूडो बोलेंगे। सूडो उसको दिखाई देगा जो एक्सिस पे बैठ के देखेगा। तो मेरा तरीका है सर्कुलर मोशन का, बोरिया बिस्तरा उठाओ, एक्सिस पे बैठ जाओ, ठीक है ना। एक्सिस पे बैठ करके सूडो लगाओ और जीवन में आनंद लो। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फोर्सेस को बस बैलेंस करना है। अब मान लो अंदर की तरफ कोई फोर्स एक्ट कर रही है, चलो मैं कुछ फोर्सेस लगाता हूं। लेट्स से दैट F1 अंदर लग रहा है, F2 बाहर लग रहा है। इसको ये रिलेटिवली रेस्ट, जैसे मैं एक्सेस पे बैठा तो मेरे को ये रिलेटिवली रेस्ट पर नजर आ रहा है, तो फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे। अंदर वाली फोर्स बराबर बाहर वाली फोर्स, F1 इक्वल्स टू F2 प्लस सूडो, और सूडो का फॉर्मूला मैंने सिलेक्ट किया mR ओमेगा स्क्वायर या mv²/R, या जो आपका मन करे आप वो रख सकते हो। पहले बताओ समझ आ गया अच्छी तरीके से। तो मेरा तरीका, मेरे साथ चल रहा है तो चल के एक्सिस के ऊपर बैठ जाओ, चीजें रिलेटिवली रेस्ट पर आएंगी। अब आगे चलते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो बेटा, ये हो गया इसका साइड व्यू और ये हो गया इसका टॉप व्यू, ठीक है ना। तो ये खैर चक्रव्यूह में कुछ नहीं रखा, कहीं से भी देख लो, क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल मेन बात है, कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये पार्टिकल v की स्पीड से घूम रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा ऊपर की तरफ हो गया, ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया। इस टाइप के सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशंस होते हैं, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो at की वजह से वैरी कर रही होती है, ठीक है ना, और ये पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन होता है जो हम अभी पीछे देख ही चुके, और ये यहां से थीटा एंगल पर डायरेक्टेड है। तो नॉन यूनिफॉर्म में पार्टिकल की स्पीड वेरिएबल होती है, ठीक। कौन वैरी कराता है? टेंजेंशियल वैरी कराता है, पावर भी देता है, वर्क भी करता है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कराता है। तो एन यूसीएम की पहचान है स्पीड वेरिएबल, यूसीएम की पहचान है स्पीड कांस्टेंट। अब बाकी की चीज हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होंगे, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी √ac² + at² और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी at/ac। तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच का तरीका आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात आती है सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही सेम तरीका, ग्राउंड से देखोगे तो AC भी दिखेगा, AT भी दिखेगा, और मेरा तरीका तो ग्राउंड से तो कभी होता भी नहीं, जा करके एक्सिस के ऊपर बैठ जाओ। जैसे ही बैठोगे अब आपको दो सूडो लगानी पड़ेंगी, एक AT के अपोजिट और एक AC के अपोजिट। ये आ गई इस पे लगने वाली नेट फोर्स। तो ये कहां से आई? ग्राउंड से आई या एक्सेस के ऊपर बैठ करके आई? तो ये एक्सेस के ऊपर बैठ करके आई। ग्राउंड से देखोगे तो नेट इधर साइड आ जाएगा। तो बस इतना सा अंतर है, ग्राउंड से देखने पर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दिखाई देंगे, बैठ करके देखने पर सूडो दिखाई देंगे। तो पहचान क्या रही सर्कुलर मोशन की? सर्कुलर मोशन की पहचान है कि पहले स्पीड चेक करो, कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। कांस्टेंट है तो यूसीएम, वेरिएबल है तो एनयूसीएम। अब पहले हम इसके कुछ काइनेमेटिक्स के पार्ट पर आते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। काफी सारे आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको दे दूंगा। ये आपका दूसरा एक्सपेक्टेड सेक्शन है जहां से आपको इस साल प्रॉब्लम मिल जाना चाहिए। देखो कह रहा पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। अब यहां से अच्छी तरीके से सीखना, ध्यान इधर पूरा रहना चाहिए, और आप जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपका हाथ सेट होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का मेन एम मेरा यही है कि आपको वो प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पर करा दूं जिससे क्रैश कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाए, ठीक है ना। आपको भटकना ना पड़े और ये सारी चीजें आपकी कमांड में आ जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। जो आप साल भर रोते आए हो कि यार फिजिक्स नहीं आती, आखिरी में हंसते हंसते जाओ नीट का एग्जाम देने कि हाँ अब तो अच्छे से आती है, ये एम है। तो पार्टिकल ऑफ मास 1 kg revolves in circular path of radius 1 मीटर विद काइनेटिक एनर्जी इतना, फाइंड आउट। अब देखो मेरी आदत है सब कुछ ही पूछूंगा, एग्जामिनर की आदत होगी एक ही चीज पूछेगा, बताऊं क्या? वो पूछेगा आपसे पावर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पावर निकालने में स्टूडेंट की पावर हल्की हो जाती है, वो बेचारा ढीला पड़ जाता है, कहता हमें ना आता, ठीक है ना, छोड़ के चलाता है। अब देखो पहचानो, बड़े आराम से हम प्यार से सर्कुलर मोशन को करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 8t² है। क्या सिखाया था मैंने? पहले पहचानो कि स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है। स्पीड यानी स्पीड किसके अंदर छुपी हुई है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही छुपी हुई है। तो स्पीड भी डायरेक्ट नहीं दी जाती, उसकी जगह वो काइनेटिक एनर्जी देता है। तो स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसका मतलब स्पीड वेरिएबल है। दो तरीके के एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल है। नेट एक्सेलरेशन है, पावर देगा टेंजेंशियल। अब देखो कैसे मैं इसमें काम कर रहा हूं। मेरे को पहले निकालना है AC AT और ये सब। सबसे पहले मैं यहां से V की वैल्यू निकालूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ब्रेक किया, 12 mv² इक्वल्स टू 8t²। मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1, तो यहां से आया 16t²। V का वैल्यू आ गया 40। तो मेरे पास स्पीड आ गई और स्पीड आ गई 40। कैसी स्पीड है? वेरिएबल। अब क्या करेंगे? अब सारे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला v²/r, तो ये बन गया बेटा 16t²। r की वैल्यू हमारे पास कितनी अवेलेबल है? रेडियस हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 मीटर, तो नीचे 1 आ गया। तो AC का वैल्यू मेरे पास आ गया 16t²। अब हमें ये सारी चीजें किस वक्त पर निकालनी है? 1 सेकंड पर निकालनी है, तो हम 1 सेकंड इसके अंदर पुट कर देंगे। तो AC की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था पहला पार्ट, आसान सा था ना, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। दूसरी स्टेप पर आते हैं। सर्कुलर बड़ा आसान है, ठीक है ना। ये पता नहीं किसी ने हवा उड़ा रखी है, फिजिक्स बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। आप कायदे से चलोगे फिजिक्स बड़ी आसान है। अगर अब आपको AT निकालना है, AT की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया dV/dt। डिफरेंशिएट किया, आसानी से आंसर आ गया। तो AT का बेटा वैल्यू हमारे पास आ गया, डिफरेंशिएट किया आपने इसको 4 यूनिट लगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया √of AC² + AT²। अब इसके अंदर क्या करना है? ये नहीं सारी वैल्यू लेकर के कूद पड़ना है ना, अंडर के अंदर सब वैल्यू लेके नहीं कूदते, ठीक है ना। यहाँ जंग नहीं लड़नी हमने इससे। इसमें जो कॉमन है पहले उसको बाहर निकालो। 16 और 4 में कॉमन 4 हो गया,
4 को पकड़ो, बाहर निकालो। अब यहां पर हमारे पास 4 कॉमन होने के बाद 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहां पर बचा 1 का स्क्वायर, तो ए नेट आ गया 4√17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितने आराम से हमारा सवाल चल रहा है, स्मूथली, कुछ दिक्कत ही नहीं आती इसमें। चौथे नंबर पर थीटा निकालना है। थीटा हो गया रेडियल एक्सिस से एंगल, तो रेडियल एक्सिस से एंगल tan थीटा की वैल्यू थी हमारी 80/AC। 80 और AC दोनों आपके सामने, 4 और 16 पुट किया तो 4/16, आंसर आ गया 1/4। तो थीटा की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स 1/4। पांचवा रिजल्ट। अब हमें निकालनी है पावर। अब देखो पावर निकालने के दो मेथड मैं आपको दूंगा, दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करना। नहीं, आपको जो अच्छा नहीं लगे, जो मैं बताऊं वही यूज करना, ठीक है ना, वही अच्छा ही होगा, आप डिसाइड मत करो। तो पावर निकालने के हमारे पास दो मेथड है। पावर कौन सी फोर्स देगी? टेंजेंशियल फोर्स देगी। तो पहले टेंजेंशियल फोर्स लिखनी पड़ेगी, फिर वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट नहीं बोल रहा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू होगी m टाइम्स 80। m की वैल्यू हो गई मेरे पास, मास की वैल्यू हो गई कितनी 1 kg, और 80 हमने ऑलरेडी निकाल रखा था 4, तो मास की जगह 1, 80 की जगह 4, और f टेंजेंशियल आ गया 4 न्यूटन। वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है 4t, और t की वैल्यू 1 सेकंड डालोगे आप तो 4 मिलेगा। अब पावर निकालोगे तो 4 × 4 16, और यूनिट पावर का आप जानते ही हो वॉट हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड, अब जनरली ये मेथड में पसंद नहीं करता, क्रॉस लगा दिया मैंने, ठीक है ना। क्यों? आप कहोगे सर आ तो गया आराम से, फिर ऐसा क्या है इसके अंदर इसको पसंद नहीं कर रहे, ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या कंपैरिजन फैक्टर है? आप देखो, पावर निकालने का मेरा दूसरा मेथड है, ठीक है ना, ध्यान देना। पावर इंस्टेंटेनियस निकल रही है, और लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ी थी, अगर सही से पढ़ी थी तो आपको पता है वो dw/dt dk/dt होती है। तो पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब मेरे पास सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी है तो मैं क्यों ये पागलों वाले काम करूं, मैं dk/dt करके नहीं निकाल लूंगा, तो आप भी तो वही करोगे ना। तो इसलिए पावर निकालने का बेस्ट तरीका है dk/dt कर दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो dk/dt करने पर अब k की इक्वेशन हमारे पास ये रही, dk/dt आ गया 16t, t की जगह 1 डाला तो पावर का वैल्यू आया 16 वाट। अब बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा तरीका है, dk/dt करके या टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी निकाल करके? तो अब आप ही कहोगे हाँ सर यही ज्यादा ठीक है, इसी से हम पावर निकालेंगे, तो निकाल के आना, बेइज्जती मत कराना। तो पावर की वैल्यू हम dk/dt से निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से एक टारगेट अचीव्ड। अब आप सर्कुलर मोशन में पावर तक पहुंच चुके हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भयानक इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है ना। और वर्ड टू वर्ड ऐसे ही फंसता है, कहीं कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं होते, ठीक है ना। हर जगह पर आपको ये प्रॉब्लम आया हुआ मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है, आप समझो। तो कहता है पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा, क्या अप्रोच क्या थी? सर्कुलर मोशन। पहले अपने आप को सेटल करो, ठीक है ना, न्यूट्रल हो, थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में हो, सेटल करो। क्या सिखाया था मैंने? सर्कुलर मोशन में पहले पहचानेंगे कि स्पीड वेरिएबल है या स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड छुपी होती है किसी ना किसी चीज के अंदर, एग्जामिनर कभी डायरेक्ट नहीं देता, छुपा के देता है, पैकेजिंग करके देता है। हम उस पैकेजिंग से चीजों को बाहर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल का मास m है, इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। हाँ भाई ठीक है, समझ गए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वैरिंग विद टाइम, इतना नई चीज लेके आया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर कौन छुपा है? v तो छुपा है। अगर ac वेरिएबल है तो v भी तो वेरिएबल है या नहीं है? तो इसका मतलब फिर पैकेजिंग करी गई है यहां पर v की, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो v वेरिएबल है, तो इसका मतलब वहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। पूछ क्या रहा है? पावर डिलीवर्ड। लो भाई, अब पावर आ गया, कैसे निकालोगे? पहले v निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, dk/dt करके आंसर निकाल दो। तो चलो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया k² RT², ठीक है ना बेटा, ये करके आना है, आप छोड़ के मत आना, इतना मैं सिखा रहा हूं। लास्ट मोमेंट पे आपको सवाल लगा के आने हैं और प्रैक्टिस जरूर करनी है, टेस्ट सीरीज से आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। नीट की आपको कसम है, आपको ये सवाल करके आने हैं, छोड़ के नहीं आने। AC का वैल्यू है k² RT², AC की जगह हमने डाला v²/r इक्वल्स टू k² RT², और v² की वैल्यू आ गई k² R² T²। अब आप कहोगे सर v नहीं निकाला, अरे क्यों निकालूं यार v? काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² आता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी सीधे पकड़ी, हाफ mv² हो गई, बस पुट किया तो हाफ m, v² की जगह ऑलरेडी आ गया k² R² T²। अब क्या करना है? पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए हमने यूज किया dk/dt,
और पावर की वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन 2t हो गया, 2 निकल लिया, तो m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमारे पास पावर आ गई m k स्क्वायर r स्क्वायर टी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो गया। तो एक पका पकाया सवाल आपको मिल गया, अब गलत नहीं करके आना। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी भयानक इंपॉर्टेंट है, मतलब सब एक से बढ़कर के एक प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूं। अब इसमें फिर से आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड इज वेरिंग एज डिस्टेंस एज। अब काइनेटिक एनर्जी टी के टर्म में नहीं है, इसके टर्म में, ठीक है होने दो, है तो वेरिएबल ना, तो दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। पूछा क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब फोर्स कितनी होगी, दो होंगी, एक सेंट्रीपिटल होगी और टेंजेंशियल होगी और उसका नेट होगा, तो हमें नेट फोर्स निकाल के देनी है। तो शुरू करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जैसी दे रखी है, अब टी से डिनोट करिए, मैंने के से कर लिया क्योंकि हम के वाले सिंबल में कंफर्टेबल है। क्या किया, पहले v की वैल्यू बाहर निकाली, फिर हमने ac निकाला v स्क्वायर बाय r करके। अब at निकालने के लिए dv बाई dt तो नहीं लगेगा, क्या लगाया, v dv बाई ds, और यहां से हमारे पास at की वैल्यू आ गई 2as बाय m। आप कंप्लीट जरूर करना, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। 2as बाय m। नेट एक्सेलरेशन निकाला, मास से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नेट फोर्स आ गई, टिक मारा, 4 नंबर लिया, ठीक है ना, और हंसते हंसते वापस आ गए। पहले बताओ समझ आ गया। तो ये हमारा तरीका है इसमें नेट फोर्स निकालने का, पावर निकालने का और सर्कुलर मोशन को सिंप्लीफाई करने का। आगे चलते हैं। अब आता है टॉपिक 4, ये है अब फिर से तीसरा एक्सपेक्टेड सेक्शन। इसमें से जब भी मैं हर साल पढ़ाता हूं कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जैसे लास्ट ईयर रोटेटिंग ड्रम, इसके जस्ट बाद में पढ़ाता हूं, 17 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर साल ही पढ़ाता हूं, इस साल फंस गया। अब इस साल आपको इस सेक्शन में से जो मैं करा रहा हूं इसमें से सवाल मिलेगा, ठीक है ना, ये तो हर साल की कहानी है, तो हर साल कुछ ना कुछ इसी से आता है। अब देखो टेंशन इन थ्रेड। अब टेंशन इन थ्रेड का एप्लीकेशन क्या है, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आवाज कम होगी, मैनेज करना, चीखना मत कि आवाज कहां गई, आवाज कहां गई। देखो, तो इसको मैंने ऐसे पकड़ा और इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। अब देख रहे हो ना ये धागा टाइट है, अगर मैं थोड़ा धीमे घुमाऊं तो ये बन गया कोनिकल पेंडुलम, और तेज घुमाऊं तो ये बन गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ ऑब्जेक्ट। धीमे घुमाए कोनिकल पेंडुलम, तेज घुमाए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो अंतर तो समझ आ गया होगा कि अब आप दो चीज एक साथ पढ़ने वाले हो। हाँ, ये तो पहले मैं बता रहा हूँ टेंशन, फिर इसके बाद मैं सिखाऊंगा कोनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट। प्रैक्टिकल समझ आ गया ना, अब चलो सीखो। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ओमेगा की स्पीड से घुमा दिया, ठीक है ना, रस्सी टाइट हो गई, हमें रस्सी के अंदर टेंशन निकालनी है। क्या करें, सबसे पहले गए और एक्सिस के ऊपर बैठ गए, बैठते ही हमने सूडो लगाई, सूडो लगी धाई से बाहर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई एल के बराबर। अब ऑब्जर्व करो, यहां से ये ऑब्जेक्ट आपको रिलेटिवली रेस्ट पर नजर आएगा। ये सूडो क्या कर रही है, सूडो बाहर की तरफ रस्सी को खींच रही है, तो खींचने पर रस्सी के अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन। तो टेंशन लाने के लिए सूडो रिस्पॉन्सिबल है। तो शॉर्टकट जनरेट हुआ, टेंशन की वैल्यू हो गई एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और शॉर्टकट जनरेट हुआ कि अंदर लगने वाला टेंशन बाहर लगने वाले सूडो के बराबर है। ध्यान रखना, ये सर्कुलर मोशन में टेंशन निकालने का ब्रह्मास्त्र है। तो अंदर लगने वाला टेंशन बाहर लगने वाले सूडो के बराबर है, एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अगर हम ओमेगा को बढ़ाते चले जाएं तो रस्सी के अंदर की टेंशन भी बढ़ती चली जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब रस्सी टूटने वाली होगी, जब रस्सी टूटने वाली होगी तब की टेंशन को बोलेंगे ब्रेकिंग टेंशन, और उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो कभी पूछे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो एग्जामिनर आपको ब्रेकिंग टेंशन जरूर देगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझ आ गया। तो टेंशन कौन ला रहा है, सूडो ला रहा है। अब कई लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि वो ग्राउंड से देखते रहते, बेचारे घूमते रह जाते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल। तो आपको जाके एक्सिस पे बैठना है और सवाल को उड़ा के चले आना है। तो ये हमारा टेंशन का कंसेप्ट हो गया। तो अंदर लगने वाला टेंशन बाहर लगने वाले सूडो के बराबर होगा। चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये हमारा ब्रेकिंग टेंशन के ऊपर का प्रॉब्लम है, ठीक। अब ना डायग्राम की जरूरत है ना हमें किसी चीज की जरूरत, डायरेक्ट उड़ाएंगे। ये कहता है ब्रेकिंग टेंशन इज 10 न्यूटन, पार्टिकल का मास इज इतना, इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस इतना, द मैक्सिमम स्पीड विद विच पार्टिकल कैन बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग इट। तो सीधे उड़ाया, टेंशन की वैल्यू हमने सीधे एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर डाली, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, ओमेगा आ गया बेटा अपना रेडियन पर सेकंड में, ऑप्शन ढूंढा पर मीटर पर सेकंड में है, तो वो नहीं चाहता ओमेगा दो, वो चाहता है v की वैल्यू बताओ। तो कौन सा मुश्किल काम है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगाया और v की वैल्यू आ गई √50 मीटर पर सेकंड, टिक मारा, 4 नंबर लिए। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ये है भाई एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। जब 2 से 3 या ऑब्जेक्ट हम बांध दें और टेंशन पूछे तो फिर मजे आते हैं, फिर सवाल इंटरेस्टिंग बनता है। देखो तरीका तो एक ही है मेरे पास, कुछ नहीं करना, पूरे सर्कल में जाके एक्सिस पे बैठ जाओ, सवाल अपने आप खत्म। तो हमने 2 ऑब्जेक्ट को बांध के घुमा दिया, हम गए एक्सिस पे बैठ गए,
सबसे पहले सूडो लगानी पड़ेगी। जितने ऑब्जेक्ट हैं उन पे सूडो लगेगी, ध्यान देना आप। इस पे सूडो लगाई, मास है m1, रेडियस हो गया L1 ओमेगा स्क्वायर, मास है m2, रेडियस यहां से यहां तक हो गया L1 प्लस L2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें टेंशन निकालनी है, तो मैंने क्या तरीका दिया था, अंदर लगने वाली टेंशन बाहर लगने वाले सूडो के बराबर होगी। तो ये T2 इस सूडो के बराबर होगा, तो T2 तो मिल गया इसके बराबर। T1 सिस्टम बाउंड्री बनाओ, T2 उड़ जाएगा, इधर लगने वाला T1 इन दोनों सूडो के बराबर होगा। तो जो भी टेंशन होगी अंदर लगने वाली वो बाहर वाले सूडो के बराबर होगी। जितने मासेस होंगे उन सब की सूडो ऐड करते जाओ और टेंशन को निकालते जाओ। तो T1 की वैल्यू आ गई m1 L1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 L1 प्लस L2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हुआ जनरलाइज कंसेप्ट। अब आप 3 बांधोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 4 बांधोगे तो भी इतने बांधने नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये 3 ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, ये यूपी सीट में आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्यों इंपॉर्टेंट है एक और बात बताता हूं आपको। देखो मैं mr ओमेगा स्क्वायर क्यों लेते हुए चलता हूं, उसका लॉजिक क्या है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे ये पेन सर्कल में घुमा रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल सेम एंगल सबटेंड करेगा, सेम एंगल से घूमेगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, बट सबकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी ना वो अलग अलग होगी, क्योंकि r सबके लिए अलग अलग है। तो इसलिए mv स्क्वायर बाय r नहीं लेते, क्योंकि r बदलने पर वो बदल जाता है, ठीक है ना। हम जनरली ओमेगा के टर्म में रिजल्ट लेते हैं क्योंकि वो सेम रहता है। अब इसने क्या दिया, आउटर मोस्ट पार्टिकल v0 से चल रहा है, घूम रहा है, तो v0 दे दिया, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, v इक्वल्स टू r ओमेगा लगाया और ओमेगा का वैल्यू ले लिया, वो हो गया v/3l। अब हम सारे रिजल्ट ओमेगा के टर्म में ही निकालेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या किया, एक्सेस पे बैठ गए, सूडो लगाई, इस पे लगी ml ओमेगा स्क्वायर, इस पे लगी m2l ओमेगा स्क्वायर, इस पे लगी m3l ओमेगा स्क्वायर, और सारी टेंशन निकाली। यहां की टेंशन इन तीनों सूडो के बराबर, यहां की टेंशन इन दोनों सूडो के बराबर, यहां की टेंशन इस सूडो के बराबर। तो T3 आ गया बेटा m3l ओमेगा स्क्वायर, T2 आ गया इन दोनों का सम m5l ओमेगा स्क्वायर, T1 आ गया इन तीनों का सम m6l ओमेगा स्क्वायर। अब हमें रेशियो देना है, तो रेशियो हो गया T3 T2 T1, वो हो गया 3 5 6, बाकी सब कट गया, तो टेंशन का रेशियो आ गया 3 5 6, और उल्टा रेशियो लेंगे तो 6 5 3। अब ये तो बोला नहीं कि बाहर से अंदर का रेशियो निकालो या अंदर से बाहर का, तो इसलिए हमने दोनों रेशियो निकाले, ऑप्शन देखा 6 5 3 तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए 3 5 6 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब टेंशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, सही करके आओगे। नेक्स्ट देखो, ये था 19 में, कुछ नहीं था, कबाड़ा प्रॉब्लम था। क्या किया, एक सिलेंडर को यूं पकड़ के घुमा दिया और एक ऑब्जेक्ट को अंदर रख दिया, कंडीशन बताओ कि ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे। अब क्या करना पड़ेगा, एक ही उसूल है, जाओ और एक्सेस पे बैठ जाओ। अब देखो बैठने की तो बेचारी जगह है नहीं, तो कोई बात नहीं, हवा में लटक लेते हैं, लटके लटके सवाल कर लेंगे। तो गए और एक्सेस में लटक गए, लटक करके हमने सीधे सूडो फोर्स लगाई बाहर की तरफ। अब ये सूडो क्या कर रहा है, ये सूडो इसको दीवार से चिपकाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से नॉर्मल डेवलप हुई। तो नॉर्मल की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गई। ये वही सवाल हो गया जो फ्रिक्शन में आपने ये वाला पढ़ा था, वर्टिकल वॉल वाला। फोर्स लगाई, क्या कर रही है फोर्स, नॉर्मल ला रही है, सेम कंसेप्ट है इसके अंदर। अब चलो देखो, तो नॉर्मल की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गई। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इसको स्लाइड कौन करा रहा है। तो स्लाइड कराने वाला mg है, हम क्या चाहते हैं ये स्लाइड ना करे। तो ये तब स्लाइड नहीं करेगा जब नीचे लगने वाला mg fs max से कम होगा। तो कंडीशन बनाई कि टू प्रिवेंट स्लिपिंग mg मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू fs max और mg मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू fs max का फॉर्मूला डाला μs इंटू n की वैल्यू डाली इसके अंदर। अब n की वैल्यू कितनी है, mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, और जो अननोन था उसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। अननोन में क्या क्या मिलेगा, या तो म्यूएस अननोन होगा, या आर अननोन होगा, या ओमेगा अननोन होगा। जो भी अननोन होगा, जैसे अभी मैं ओमेगा निकालना चाह रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जी बाय म्यूएस आर, और कंडीशन मिल गई ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू अंडर रूट जी बाय म्यूएस आर। तो
इससे ज्यादा ओमेगा रखने पर ऑब्जेक्ट अच्छे से चिपकेगा, इससे कम ओमेगा रखा तो वेल्डिंग टूट जाएगी, स्लाइड करके वो नीचे आ जाएगा। तो ये था रोटेटिंग ड्रम का कंसेप्ट जो इस साल 2019 में पूछा गया था। पर प्रॉब्लम तो मैंने अभी भी रखा ही हुआ है, इस पे छोड़ता तो मैं कुछ भी नहीं, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा जो भी आया हुआ है। अब देखो, तो ये कह रहा है, ये 19 का नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 2019 का तो अब आप कर सकते हो आराम से, जैसे मैं सिखा रहा हूं इसी तरीके से आपको 2019 का प्रॉब्लम करना है। कहता है ब्लॉक इज कैप्ट इनसाइड अ ड्रम रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा दे रखा है। फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी टू प्रिवेंट स्लिपिंग गिवन आर इज इतना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है म्यू की। तो अभी जो हमने कंडीशन बनाई थी सेम लगा दी, बस म्यू की वैल्यू पकड़ ली, जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर, जी डाला 10, आर हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया 0.1, ओमेगा स्क्वायर बेटा हमारे पास हो गया 400, म्यू एस की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4। इससे अगर बड़ा रहेगा तो ऑब्जेक्ट चिपका रहेगा, कम कर दिया तो स्लाइड नीचे कर जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये तो आ चुका, इसलिए इसमें क्या दिमाग लगाना। ये देखो, ये है फिर से एक और एक्सपेक्टेड कॉइन ऑन रोटेटिंग डिस्क। प्रैक्टिकल देखो, अगर ये पेन मैंने हाथ पे रखा, बहुत तेजी से घुमा दूं तो फिर ये कहां, बाहर की तरफ फ्लाई ऑफ कर जाएगा। तो सेम चीज, एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर हमने एक कॉइन को रखा हुआ है, हम चाहते हैं ये कितनी दूरी तक रखा जाए या किस स्पीड से डिस्क घुमाई जाए सच दैट ये फ्लाई ऑफ ना करे। तो अगर आप फ्लाई ऑफ नहीं कराना चाहते, सबसे पहला काम, गए एक्सिस पे बैठे, सूडो लगाई, ये सूडो इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, अब अंदर रोकने के लिए फ्रिक्शन आ गया, आप चाहते हो ये फ्लाई ऑफ ना करे, तो एमआर ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स होना चाहिए। कंडीशन बनाई, और जो अननोन था एमआर ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स में से जो भी अननोन था, अगर डिस्टेंस निकालना है कहां तक रख सकते हैं तो वो निकाल लिया, ओमेगा निकालना है तो ओमेगा निकाल लिया, जो चाहिए आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपका कंसेप्ट सिर्फ एक लाइन का, एक्सेस पे बैठो, सूडो लगाओ, एफएस मैक्स से कम करो, दैट्स इट। अब इस पे सवाल देखो, सेम सवाल, सेम तरीके का सवाल। ये कह रहा है कॉइन इज प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल, जस्ट स्लिप्स इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होने पर जस्ट स्लिपिंग होती है, यानी 40 सेंटीमीटर पर एमआर ओमेगा स्क्वायर एफएस मैक्स के बराबर हो जाता है, यानी म्यू एस एम जी के बराबर हो जाता है, यानी आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू म्यू एस जी के बराबर हो जाती है। अब कहता है नाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल इज डबल्ड, तो ओमेगा को डबल करते हैं। तो कहता बताओ अब ये कहां पर स्लिप करना स्टार्ट करेगा, तो भाई वहीं स्लिप करेगा जहां r2 ओमेगा 2 स्क्वायर म्यू एस जी के बराबर होगा। अब म्यू एस जी तो दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों इक्वेशंस को लिया, इक्वेट कर दिया, तो रिजल्ट मिला r1 ओमेगा स्क्वायर बराबर r2 ओमेगा स्क्वायर, और यहां से हमने r2 की वैल्यू निकाल दी, r2 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर उसकी स्लाइडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब ये कंसेप्ट भी आपको आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम के 3 रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पहला टेंशन का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा थीटा का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। कोनिकल मैंने आपको बताया था, स्पीड कम होगी तो वो कोनिकल पाथ में घूमेगा। अब देखो, तरीका वही है, एक ही तरीका पूरा सर्कुलर मोशन खत्म करने का, एक्सिस पे बैठो, सूडो लगाओ, सूडो लगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। कंपोनेंट हमारे फोर्सेस को बैलेंस किया, तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया और टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। यहां मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं। अच्छा, इसमें जो आर है, आर की वैल्यू हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल से हो जाएगी एल साइन थीटा के बराबर। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, सिमिलरली टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर अगर हम r की वैल्यू डालें विच इज इक्वल्स टू l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा कटा, पहला फॉर्मूला मिला और वो हो गया टेंशन इन थ्रेड, तो टेंशन तो ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब तो ये निकला कि यार चाहे हॉरिजॉन्टल वाला सर्कुलर पाथ हो चाहे कोनिकल वाला सर्कुलर पाथ हो, टेंशन तो फिक्स है, उसने कसम खा रखी है हम तो नहीं चेंज होंगे। अब तुम भी खा लो कि यार तुम इसे करके ही आओगे, तो टेंशन की वैल्यू हो गई ml ओमेगा स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ये पहला रिजल्ट रहा जो हमें याद रखना है। दूसरा कॉस थीटा का रिजल्ट, तो कॉस थीटा टेंशन की वैल्यू यहां डाल करके मिल जाएगा, तो यहां एंगल कॉस थीटा से मिलता है, फॉर्मूला हो गया जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब अगर आप टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप ओमेगा को 2π/t डाल करके भी निकाल सकते हो, और डेरिवेशन छोड़ देना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L cos थीटा बाय जी, जिसको सिंपली आप h/g याद कर सकते हो। h यहां से वर्टिकल हाइट हो जाएगी क्योंकि ये L cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधे याद करो, 2π√h/g
एच की जगह हम डाल देंगे एल कॉस थीटा, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा वहां से हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट कोनिकल पेंडुलम के हैं। टेंशन निकालने का फॉर्मूला एम एल ओमेगा स्क्वायर, कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर, और हमारा यहां पर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला 2 π√h/g। अब आगे चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल इफ लेंथ ऑफ थ्रेड इज 1 मीटर। तो लेंथ दे रखी है 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी इतनी दे रखी है, ठीक है ना। देन कैलकुलेट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। अब कई बच्चे कहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो सर वो हॉरिजॉन्टल तो ये वाला, अरे यार इसमें भी तो मास भी तो हॉरिजॉन्टल में ही घूम रहा है, वो कौन सा वर्टिकल में घूमा है, तो हॉरिजॉन्टल ही बोला है। ये मेरी लैंग्वेज है, एग्जाम में आपको पूरा कोनिकल पेंडुलम बोल करके देगा, बट डरने की जरूरत नहीं है। एंगल पूछा है तो आप एंगल के लिए फॉर्मूला चलाओ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर। पुट किया हमने सारा डाटा, ओमेगा हमें सीधे सीधे गिवन था, थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1/tan। अब टेंशन निकालनी है तो उसमें तो कोई वैसी भी दिक्कत नहीं है, एम एल ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड के लिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, cos थीटा आपके पास अवेलेबल था, टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया π/5। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तब आप आगे मूव करना। नेक्स्ट अब देखो, ये आते हैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड। हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर कार चलानी है तो गए एक्सिस पे बैठ गए, सूडो बाहर की तरफ लगी, ये सूडो ट्रैक से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अंदर रोकने के लिए फ्रिक्शन आया, तो फ्रिक्शन इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक में अंदर की तरफ चाहिए ही होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब मान लो टायर वहां पर, यहाँ टायर छोड़ो, रोड मान लो वहां पर स्मूथ है, स्मूथ मतलब वहां पर मान लो आप कुछ रेत वगैरह पड़ी हुई है या यहाँ पर ऑयल या पानी वगैरह है, तो ऐसे में फ्रिक्शन कम होगा, गाड़ी आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करके निकल जाएगी, सर्कुलर ट्रैक लूप आउट नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको सेफली टर्न लेना है तो गाड़ी की स्पीड जो होनी चाहिए, इनको हमने बैलेंस करके गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड निकाली सर्कुलर ट्रैक पर। फॉर्मूला याद रखना √μ/g। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, बिना फ्रिक्शन के गाड़ी नहीं चल पाएगी। अब आते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग में क्या करते हैं, आउटर एज को थोड़ा सा उठा देते हैं, थोड़ा सा, ये नहीं कि उठा के 45 डिग्री पे उठा दिया, पता चले गाड़ी खड़ी करी सीधे सड़क के अंदर आ गई, तो ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। गाड़ी के लिए सर्कुलर ट्रैक को थोड़ा सा उठाते हैं, इससे हम निकालते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड होती है जिसपे कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैसे, वो देखो, ये तो एक जनरल बुक का डायग्राम है, ठीक है ना। अब अपना तो अपना एक ही तरीका, एक्सेस पे बैठ जाओ, सूडो लगाई mv²/r, इंक्लाइंड प्लेन है, तो मैं यहां डायग्राम दिखा रहा हूं अलग से, आप ध्यान से देखना। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हमने, इधर लगाया mv²/r, नीचे लगाया mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। सूडो का इधर कंपोनेंट आया mv²/r cos थीटा। अगर mv²/r cos थीटा mg sin थीटा के बराबर हो गया तो ऐसे में गाड़ी ना बाहर स्किड करेगी ना अंदर स्किड करेगी, यानी गाड़ी को ट्रैक पे चलाने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो वो स्पीड जिस पे गाड़ी पर कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस स्पीड को बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, और इसको बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं द स्पीड फॉर विच ट्रैक इज बैंक्ड फॉर। तो ट्रैक इज बैंक्ड फॉर ऑप्टिमम स्पीड, और यहां से आप tan थीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हो वो एप्लीकेबल है फॉर ऑप्टिमम स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड करते ही गाड़ी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और इससे कम स्पीड करते ही गाड़ी अंदर आना शुरू हो जाती है। जब गाड़ी बाहर जाती है तो फ्रिक्शन अंदर चाहिए होता है, गाड़ी अंदर आती है तो फ्रिक्शन बाहर लगता है। तो वो मैंने आपको वहां पे बताया था जब फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा रहा था, फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड वाला, बट ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप सर्कुलर ट्रैक पर स्पीड निकालना चाहते हो कि कम से कम कितनी हो और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, तो उसकी रेंज है बैंक ट्रैक पर 0 से लेकर के √rg tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब अभी तो हम अप्लाइड रिजल्ट देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये फुल डिटेल्ड में है, ठीक है ना। तो खैर अब उतना टाइम हमारे पास नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अब हमें खाली फाइनल रिजल्ट अप्लाई करने आने चाहिए, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करना सीखो। तो ऑप्टिमम स्पीड दिमाग में सेट, वो स्पीड जिसपे कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा या कम करें तो फ्रिक्शन चाहिए होता है। और मैक्सिमम जो स्पीड होती है, अगर हम इस स्पीड से गाड़ी चलाएं तो ये गाड़ी बस बाहर सरकने वाली होगी, अंदर लगने वाला फ्रिक्शन Fs मैक्स होगा। इससे ज्यादा कर दिया तो टायर आउटवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम देखो, तो बैंक रोड का प्रॉब्लम ये कहता है रोड इज 8 मीटर वाइड, तो सड़क की चौड़ाई दे रखी है, तो ये रोड रही, मेरे हाथ को आप रोड ले लो, 8 मीटर वाइड है, तो ये इस तरीके से मैंने इसकी विड्थ दिखाई हुई है 8 मीटर। इट्स एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 मीटर। एवरेज रेडियस मतलब ये नहीं कि हम गाड़ी का पहला टायर का रेडियस ले रहे हैं, दूसरे, ऑन एन एवरेज एक रेडियस लेते हुए चल रहे हैं ट्रैक का, विच इज 40 मीटर। द आउटर एज is above the lower edge by a distance of 1.28। तो
तो ये जो आउटर एज उठाई गई है ये 1.28 मीटर से उठाई गई है, तो हाइट इसकी 1.28 मीटर दे रखी है। क्यों दे रखी है? ताकि आप यहां से थीटा निकालो। कैसे? देखो बेटा, ये चौड़ाई से बहुत कम है, तो जब एंगल बहुत छोटा होता है, वैसे भी छोटा ही होता है बैंकिंग में, तो tan थीटा sin थीटा के वैल्यू नियरली इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल से sin थीटा की जो वैल्यू निकाली वो tan थीटा के इक्वल कर दी, आंसर आ गया 4/25। तो एंगल ऑफ बैंकिंग 4/25 मिल गया। अब करना क्या है, हमें करना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल फॉर विच द रोड इज मोस्ट सूटेड फॉर। क्या सिखाया था मैंने, इसको बोलेंगे हम ऑप्टिमम स्पीड। तो हमें ऑप्टिमम स्पीड निकालनी है। tan थीटा अवेलेबल है, फट से उठा के v² डाला, v की वैल्यू होगी √rg tan थीटा, डाटा सब्स्टिट्यूट किया, वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकंड। बिना प्रैक्टिस किए आगे बढ़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये भी पेटेंटेड प्रॉब्लम, तकरीबन हर टेस्ट के अंदर, नीट एग्जाम के अंदर, हर जगह आपको ये छपा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जितना मैं करा रहा हूं ये सारी चीजें आपको हर टेस्ट के अंदर मिलती रहेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, हाँ यार अब तो आता है, अब हम करके आ जाएंगे। तो यहां पर एक कर्व पाथ है जिसमें एक साइक्लिस्ट v की स्पीड से चल रहा है। हमें पता करना है कहां नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा, कहां नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होगा। तो तरीका ये है इसमें रटना नहीं है, तरीका सीखो। जिस भी जगह पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, ट्रैक पकड़ो, सर्कल बनाओ। तो अब आपने सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। सेंटर की तरफ, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल रहेगा, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हो गया। अभी तक हम जा जाके एक्सिस के ऊपर बैठ करके सॉल्व कर रहे थे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रूट चेंज करते हैं, ग्राउंड से देखने की भी कोशिश करते हैं ताकि हर एंगल से हम परफेक्ट हो जाएं। तो ग्राउंड से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ आ गई वो आ गई, इस पॉइंट का नाम ए कर रहे हैं, तो NA माइनस mg इक्वल्स टू mv²/r। तो मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं उसकी वैल्यू, आप ध्यान से देखते जाना। तो NA की वैल्यू आ गई mg प्लस mv²/ra। तो ये A पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन आई। सिमिलरली अगर B पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो चलो एक बार मिल करके निकालते हैं इसको। तो B पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमने सर्कल बनाया, सेंटर इधर हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी नेट फोर्स इधर की तरफ आ गई, इक्वेशन बनी mg माइनस NB इक्वल्स टू mv²/rb। यहां से नॉर्मल रिएक्शन B पॉइंट का आ गया mg माइनस mv²/rb। तो ये आ गया B पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन। तो A पर तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, बट B पर नॉर्मल रिएक्शन आप देख रहे हो ना, माइनस हो गया तो कम हो गया। सिमिलरली अब C पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, सेंटर ये हो गया और C पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन हो गया NC माइनस mg इक्वल्स टू mv²/rc। NC का वैल्यू आ गया mg प्लस mv²/r। क्वेश्चन में पूछा जाता है कहाँ का नॉर्मल ज्यादा है, कहाँ का नॉर्मल कम है, तो भाई ये तो तय है यहाँ का सबसे कम है, ठीक है ना। अब लड़ाई इन दोनों में है, अब वो लड़ाई जीतेगा कौन। तो सुनो, जिसका रेडियस कम होगा उसका ये फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जितना ये कर्व पाथ नैरो होगा, रेडियस उतना छोटा मिलेगा, सर्कल उतना छोटा मिलेगा। तो जितना नैरो कर्व पार्ट उतना रेडियस छोटा, जितना रेडियस छोटा नॉर्मल उतना ज्यादा। तो सबसे नैरो A है, फिर C थोड़ा वाइडर है, यहां पर तो नॉर्मल सबसे मिनिमम मिलेगा। समझ गए ना आप मेरी बात। तो जितने ये इनसाइड वाले कॉनकेव वाले पार्ट रहेंगे यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, जितने ये कॉन्वेक्स वाले पार्ट होंगे वहां नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो याद करने का तरीका, कॉनकेव में ज्यादा, कॉन्वेक्स में कम मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर हमें कॉनकेव का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो जितना रेडियस छोटा उतना कॉनकेव का नॉर्मल ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नॉर्मल A का, फिर C का और लास्ट में B का। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है आपको सर्कुलर में। अब आगे चलते हैं। अब आता है मेरे पास एक और कंसेप्ट, वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो ये मैं थोड़े अलग स्टाइल में उड़ाता हूं, अब तरीका ध्यान से सुनना। पहला एम होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी जगह की टेंशन और वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी निकालने के लिए, बिना वेलोसिटी के कभी टेंशन नहीं आती, वेलोसिटी निकालने के लिए इसमें यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है, हमें आता है लगाना, बट मैं उसको भी मॉडिफाई करके आपको दे रहा हूं, आपको वो भी नहीं लगाना, आपका टाइम सेव। अब सुनो,
तो टू फाइंड आउट वेलोसिटी वी हैव टू यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से छोड़ा और बी पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी निकालनी थी। ए पॉइंट का एंगल थीटा 1 था, बी पॉइंट का एंगल थीटा 2 था। रेफरेंस लाइन मैंने ये ले ली, ए की हाइट h1, बी की हाइट h2, मैकेनिकल लगाया। रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। तो ये थर्ड इक्वेशन है, आप इसको एज इट इज याद कर लो। इससे क्या होगा, आप मैकेनिकल लगाने से बच जाओगे, सवाल एक लाइन में चलेगा। तो आप किसी भी जगह वर्टिकल सर्कुलर में वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला याद करो, u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2, जहां h1 हो गई रेफरेंस से इनिशियल पॉइंट की हाइट। ये हाइट का फॉर्मूला बड़ा आसान है, ये हाइट हो गई r1 माइनस कॉस थीटा। तो h1 की वैल्यू हो गई r1 माइनस कॉस थीटा 1 और h2 की वैल्यू हो गई r1 माइनस कॉस थीटा 2। और यहां से हमारे पास बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट करके v की वैल्यू आ जाएगी और हमें मैकेनिकल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट काम रहेगा। जैसे एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन के अंदर अब जैसे ये डायग्राम है पूरा वर्टिकल सर्कुलर पाथ का है, हमें किसी भी जगह पर टेंशन और वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने का तो तरीका मैंने दे दिया कि थर्ड इक्वेशन लगाओ, u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। टेंशन कैसे निकालोगे, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो सबसे पहले इसकी स्पीड यहां पर v1 हो गई। अब हम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी हमने ac दिखा रखा है। फोर्सेस लगाई, mg नीचे आया, mg का कंपोनेंट किया तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो mg का कंपोनेंट किया तो mg का कंपोनेंट बाहर की तरफ आ गया, चलो थीटा ही रखते हैं। तो mg का कंपोनेंट बाहर की तरफ आ गया, mg cos थीटा। इक्वेशन बनाई t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो देख रहे हो ना, जब तक v नहीं आएगा तब तक t कहां से आएगा। तो किसी भी सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में सबसे पहले स्पीड निकालो, फिर टेंशन निकालो। अब आपको यहां टेंशन निकालनी है, फोर्स लगाई t, एक्सेलरेशन ac किया, mg नीचे लग रहा है, उसका कोई कंपोनेंट इधर की तरफ नहीं है। तो मिड पॉइंट पर, ये तो हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2 पर अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो t की वैल्यू होगी mv स्क्वायर या v2 स्क्वायर बाय r। थर्ड स्टेप पर, थर्ड स्टेप, अब हम यहां टेंशन निकालना चाहते हैं तो टेंशन तो अंदर की तरफ आ गई। अब mg का जो कंपोनेंट है वो भी अंदर की तरफ आ गया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो है ही अंदर की तरफ। तो सी पॉइंट पर इक्वेशन बन गई t3 ले लेते हैं इसको, प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू m v3 स्क्वायर बाय r। चौथा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप देखोगे तो टेंशन सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पर t और mg दोनों अंदर की तरफ आ जाएंगे, और बॉटम पर टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, बॉटम की इक्वेशन मैंने बनाई नहीं, मेरे पास जगह नहीं बची, आगे मैं लिख दूंगा। तो t और mg दोनों अंदर की तरफ आ गए, इक्वेशन बनी t4 प्लस mg इक्वल्स टू m v4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये मेन टूल है जिससे हम सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी टेंशन और स्पीड निकाल सकते हैं, मैकेनिकल लगाने की आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी। बॉटम की टेंशन यहां पर आई गई और वो होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि इस सिचुएशन में टी भी इधर, mg इधर, और इक्वेशन बनाओगे तो t माइनस mg इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय r, और t की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस mu स्क्वायर बाय r। फिर ये जगह जगह की टेंशन है वो आपको बता दी मैंने। अब नेक्स्ट, ये इस पे बेस्ड एग्जांपल है। अब करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से रिलीज किया, मेरे को यहां पे मैक्सिमम टेंशन जो मैंने बताई आपको वो निकालनी है, एज वेल एज यहां पर मेरे को टेंशन निकालनी है। इस रिजल्ट को हम एक बार वर्कआउट करते हैं पूरा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो एग्जांपल, सबसे पहले बॉटम के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी भी चाहिए और टेंशन भी चाहिए। पहले क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, फिर बाद में टेंशन की बारी आती है। तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है बॉटम पर, तो वो निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन चलाया, u स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। ये दोनों रेफरेंस लाइन से लेने हैं। h1 की वैल्यू हमारे पास l के बराबर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, h2 की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई। तो v का वैल्यू बॉटम पर मेरे पास आया √2gl। अब टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए फोर्सेस लगाई, t अंदर mg बाहर, एक्सेलरेशन इधर, और इक्वेशन मिल गई t बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाय r
और टेंशन एट बॉटम या फिर ऐसे बोलो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू हो गई mg प्लस mv² बाय आर आप करोगे तो ये m बाय आर तो अलग रहने दो, r की जगह बेटा हमारे पास l आ गया इंटू 2gl, l से l कैंसिल हुआ और मैक्सिमम टेंशन जो बॉटम पर आ गई वो 3mg आ गई। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब मान लो मेरे को निकालनी है इस सेकंड वाली जगह पर टेंशन, ठीक है ना, पर उससे पहले मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी से भी पहले मेरे को ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगी L1 माइनस कॉस थीटा। तब आप सिमिलरली वर्कआउट करो और V2 का वैल्यू निकालो, V2² बराबर U² प्लस 2G L1 H1 माइनस H2, U का पार्ट हो गया 0 एंड V2 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2G, H1 की जगह आ गया L, H2 की जगह आ गया L 1 माइनस कॉस थीटा। रिजल्ट मिला अंडर रूट ऑफ GL बाई 2। अब ये आपके पास V2 आ गया, इक्वेशन बनाओ और अपने आप सॉल्व करो। इक्वेशन बनी t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv² बाई L। सब्स्टिट्यूट करो और यहां से आप निकाल सकते हो किसका वैल्यू, टेंशन का वैल्यू। तो मेरे ख्याल से अप्रोच मेरी समझ आ गई होगी, सस्ती सुंदर टिका हुआ अप्रोच है, कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत का ज्यादा काम नहीं है। V निकालो फिर T निकालो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इस तरीके से ये एक सर्कुलर ट्रैक का सवाल दे देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से रिलीज किया। अब सवाल के अंदर क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल निकालो। तो जो काम टेंशन कर रहा था वो बदल के नॉर्मल आ गया, इससे ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम यहाँ की स्पीड निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन चलाई, उससे भी पहले हाइट देखी। H1 तो हो गया 2r, H2 का बेटा वैल्यू हमारे पास आ गया r। प्रैक्टिस के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जब आप उनका वीडियो सॉल्यूशन देखोगे सेम तरीके से मैंने बताया हुआ, आपको कंफ्यूजन 1% नहीं होगा। बुक के अंदर का क्या है, उनका तरीका अलग है, फिर मेरा तरीका अलग है, बुक का तरीका अलग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। या तो फिर बुक का सॉल्यूशन मत देखो, अपने आप करो जैसा मैं सिखा रहा हूं, ठीक है ना, और उस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो v की वैल्यू अगर हम निकालें तो vv² हो गया u² प्लस 2g H1 माइनस H2, U² की जगह आ गया 0 प्लस 2G, H1 की वैल्यू हो गई 2R माइनस H2 की जगह मेरे पास आ गया R, और फाइनली VB की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट ऑफ 2GR। आ गया ना, देखो आराम से स्पीड। अब सेकंड स्टेप में यहाँ की नॉर्मल निकालते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है, बार की तरफ कोई फोर्स नहीं, तो NB इक्वल्स टू mvb² बाय R। तो NB की वैल्यू पुट करने पर 2mg आ गई। तो मेरे ख्याल से आसान है, ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेम तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है ना। फिर से एक और सवाल है ताकि आप में फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। तो अब हमें करना ही है, यहां पर ये हमें हाइट दे रखी है और ये हाइट अब मैं थोड़ा सा स्पेशल तरीके से आपको देता हूं। इस हाइट का डेटा ये दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया गया, यहां से ये 0.5 r की हाइट पर है, ठीक है ना। ओके, तो यहां से क्या मतलब है, हमें तो यहां से चाहिए, तो इतनी एडिशनल हाइट ये हो गई अपना 2r प्लस टोटल हो गया 0.5r। दैट मींस H1 का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 2.5r। ठीक है, अब करना क्या है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री तो टॉप से है, एग्जामिनर तो बॉटम से देगा, तो आपको ये 120 दे, आप सुनो ही मत उसकी, आप सीधे सीधे टॉप से एंगल ले लो 60 डिग्री, हमेशा कैलकुलेशन आसान मिलेगी। यहां पर हमें स्पीड निकालनी है एज वेल एज नॉर्मल निकालना है। तो स्पीड और नॉर्मल दोनों का वैल्यू निकालना है। पहला काम स्पीड निकालते हैं, उसके लिए हाइट चाहिए होगी, हाइट के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ की हाइट हो गई H2, अब ये हाइट R1 माइनस कॉस थीटा नहीं होगी, अब आप खुद निकालना, ये हाइट होगी R1 प्लस कॉस थीटा। R तो R ही रहने दो, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 1/2 आ गया क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ हो गई और रिजल्ट आ गया 3R/2, दैट मीन्स 1.5R। अब हम ये स्पीड लिख लेते हैं, तो v² u² प्लस 2g H1 माइनस H2, U² की जगह मेरे पास आ गया 0, H1 की जगह आ गया 2.5R माइनस 1.5R, और v² की वैल्यू आ गई 2g, और ये बचा बेटा मेरे पास कितना बचा, ये 2.5 माइनस 1.5 1 बचा, तो 2R। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2gr। पहला काम पूरा,
नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं। अब नॉर्मल अंदर लग रहा है तो मैंने बताया था mg cos थीटा भी अंदर लगेगा और इक्वेशन बनेगी n प्लस mg cos 60 हो गया 1/2 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई m v स्क्वायर बाय r, दिस बिकम्स 2g यानी 2mg माइनस mg/2 और फाइनल रिजल्ट आ गया 3/2 mg। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। सवाल देखो कैसे पूरा हो गया। आगे चलते हैं। अब ये आता है लूपिंग द लूप का कंसेप्ट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ गए तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम सर्कुलर पाथ लूप आउट कराना चाहते हैं तो कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बॉटम पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए वो √5 इस वक्त की टेंशन निकालोगे। निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको आता है निकालना, इक्वेशन बना के निकाल सकते हो, बट सीधे याद रखो 6 mg। अब ये स्पेसिफिक लोकेशन की स्पीड पूछी जाती है, टेंशन पूछी जाती है, तो याद करने का तरीका है वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम होती जाएगी। तो इधर वेलोसिटी मिलेगी 2 कम कर दो 3rg, यहां फिर 2 कम कर दो √rg। टेंशन जो है वो 3 के फैक्टर से कम होती जाती है, 3 के फैक्टर से कम होती जाती है। तो इधर टेंशन आ जाएगी 3 mg और इधर टेंशन आ जाएगी 0, यानी ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई। इससे कम वेलोसिटी अगर हमने कर दी तो उससे पहले ही ये ट्रैक लूज कर जाएगा, थ्रेड जो है वो मुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा लूपिंग द लूप का। अब इस पे आप प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम ये रहा, अभी आया था थोड़ी देर पहले, कहता है फाइंड h। तो मैं ये सारा डिलीट करूं और फिर से एक नया सवाल क्रिएट करूं, नहीं तो सारा आंसर तो मैंने लिख ही दिया। तो आप क्या करोगे, तो क्वेश्चन है कि हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हैं, तो इसकी हाइट कितनी हो सच दैट ये इस ट्रैक को लूप आउट कर जाए। तो ऐसे किसी भी सवाल को करना बहुत आसान काम है। क्या करना है, कंडीशन बनाओ। तो क्रिटिकल वेलोसिटी बॉटम पर होनी चाहिए √5rg। अब ये वेलोसिटी आई कहां से, यहां की पोटेंशियल एनर्जी यहां की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो ये वेलोसिटी हमें मिली है। तो हम पोटेंशियल को काइनेटिक के बराबर कर देते हैं। तो mgh या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ले लो, हाफ m u स्क्वायर, m से m वाला पार्ट कैंसिल, तो gh इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2 यानी 5rg/2, g से g कैंसिल और h की वैल्यू आ गई 2.5r। तो याद आया ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको करा चुका हूं। तो ये बातों बातों में धीरे धीरे हम सारी चीज कर चुके हैं कवर। तो h की वैल्यू 2.5r होगी। 2.5r का मतलब हो गया कि ये तो 2r हो गया और इसके टॉप से 0.5r और ऊपर से अगर हम ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ऐसे में ये सर्कुलर पाथ को लूप आउट कर जाएगा और कहीं भी ट्रैक को लूज नहीं करेगा। तो आई थिंक अब लूपिंग द लूप भी आपको आ गया। आगे चलते हैं। मोशन ऑन इन्वर्टेड स्फीयर। अब इन्वर्टेड स्फीयर के ऊपर से अगर हम मोशन कराएं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को एनआरजी की वेलोसिटी दें, √nrg की वेलोसिटी दें, जैसे इस पेन को मैं यहां से छोड़ूं तो ये कुछ टाइम तक तो देखो यहां से यहां तक तो मेरे हाथ के साथ रहा, फिर ये हाथ से कांटेक्ट लूज करके चला गया। तब एग्जामिनर ये पूछता है कि वो जगह बताओ जहां कांटेक्ट लूज करेगा। इसके लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, नॉर्मल निकालनी पड़ती है। नॉर्मल को 0 करते हैं तब हमारे पास वो जगह आती है। मैंने उसका शॉर्टकट डेवलप करा है, सीधे याद करो cos थीटा बराबर n + 2/3, ठीक है ना। n जहां पर यहां गिवन वेलोसिटी का कोफिशिएंट हो गया, √nrg का कोफिशिएंट n हो गया, तो √n + cos थीटा बराबर n + 2/3 डाल दो तो आपका रिजल्ट एक लाइन में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ये ले लो, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया तो n की वैल्यू हो गई 0 और हमें पता करना है कहां कांटेक्ट लूज करेगा। तो उसके लिए तो cos थीटा बराबर n + 2/3, cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। ध्यान रखना थीटा वर्टिकल से है। तो एक लाइन के अंदर आपका ये सवाल, एक बड़ा सवाल जो करते करते स्टूडेंट के आंसू आ जाते हैं बेचारे के, सूखते भी नहीं, ठीक है ना, और ये सवाल होता भी नहीं उनसे सॉल्व, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस शॉर्टकट से एक लाइन के अंदर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास cos थीटा 2/3 आ गया, वेलोसिटी निकालनी है। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, जिस जगह कांटेक्ट लूज करता है उधर की वेलोसिटी होती है rg cos थीटा, और वो वेलोसिटी मेरे पास आ गई √2/3rg। ये हाइट निकालनी है, तो ये तो यार बड़ी आसान है, इसके लिए कुछ याद नहीं करना, ये r का कंपोनेंट ही है और इस हाइट का वैल्यू हो जाएगा r cos थीटा, दैट मीन्स 2r/3। तो आई थिंक आपको वर्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैक लूज कराने का कंसेप्ट आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर हम यहां की वेलोसिटी ग्रेटर दैन और इक्वल टू √rg रखें तो ऐसे सिचुएशन में ये स्पेशल केस है, ये फंसता है। आपको मोस्टली मेरे टेस्ट के अंदर ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे क्योंकि मैंने इसमें हाथ खूब सेट कराया हुआ है स्टूडेंट का। तो अगर ट्रैक के ऊपर हम वेलोसिटी √rg या उससे ज़्यादा रखते हैं, मतलब n की वैल्यू 1 या उससे बड़ी रखते हैं, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट वहीं कॉन्टैक्ट लूज कर जाता है और
एक पैराबोलिक पाथ बना देता है। तो ऑब्जेक्ट यही कांटेक्ट लूज कर जाता है और पैराबोलिक पाथ बना देता है, और एग्जामिनर पूछता है बताओ रेंज बताओ कहाँ जाकर के ये गिरा। इसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेजेक्ट्री हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और x की वैल्यू यहां से निकालते हैं 2u स्क्वायर वाई बाई जी का अंडर रूट। तो ये इसकी रेंज आती है। जैसे एग्जाम्पल में आप इधर की वेलोसिटी अंडर रूट आर जी ही डाल दो, तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं इफ u इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, और जैसे हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेंज आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर जी टाइम्स y की जगह बेटा हमारे पास आ गया हाइट उसका यानी r डिवाइडेड बाई जी से जी कैंसिल हुआ, और x का वैल्यू आया √2 टाइम्स r। तो देखो ये r हो गया, तो √2 r कितना हो गया 1.4 r, तो r से 0.4 r आगे यानी यहां पर जाकर के ये गिरेगा। तो ये था आपका सर्कुलर मोशन का लूपिंग द लूप का कंसेप्ट और इन्वर्टेड सर्कल के ऊपर का कंसेप्ट। अब आपको टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है। ये कंसेप्चुअल टेस्ट के सवाल है, ये एडवांस टेस्ट के सवाल है, कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह सेट करो। सर्कुलर में कोई मक्कारी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है सर्कुलर मोशन का, 2 प्रॉब्लम तो आना चाहिए। तो और छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था और बहुत आसान था, तो ऐसे सवाल तो मैं जरूर करके आने, छोड़ के नहीं आने। तो ये टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है ना, आपका हाथ सेट हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और बीच में अभी संडे का टेस्ट पूरे कॉन्फिडेंस से आपने नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज के ऊपर देना है, जो आपके में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। और संडे को बैठ करके आपने टेस्ट देना है, और संडे को बैठ करके आपने पास्ट नीट के जो क्वेश्चंस हैं तीनों मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एक पेपर जरूर सॉल्व करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।